नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2014 से लेकर अब तक सेंट्रल जांच एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। मोदी 3.0 के बाद तो ईडी सीबीआई के ताबड़तोड़ एक्शन और तेज हो गए हैं। दिल्ली से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ में करोड़ों की जब्ती हो चुकी है। जांच एजेंसियों के इस एक्शन से सबसे ज्यादा दर्द विपक्ष के पेट में हो रहा है। तो वहीं मोदी 3.0 में सभी भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट तैयार है जिनका पूरा हिसाब होगा। वहीं संसद में भी विपक्ष ने ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया जिसका मकसद पीएम मोदी पर दबाव बनाना था। लेकिन पीएम मोदी ने प्रेशर पॉलिटिक्स का जवाब अपने दमदार एक्शन से दिया। ईडी की तेजी का ही कमाल था कि झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर के पास से नोटों का पहाड़ मिला। नोटों के इस पहाड़ से देश में खलबली मच गई। आलमगीर कांग्रेस कोटे से झारखंड में मंत्री रहे। लालू, केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक नप चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ईडी की नजर विपक्ष की सरकारों और नेताओं पर है? भ्रष्टाचार पर क्यों एकजुट हो जाता है विपक्ष? क्या मोदी 3.0 में राहुल गांधी पर भी गिरेगी गाज? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद। मोदी 3.0 में भी ईडी और सीबीआई फुल एक्शन में, लेकिन विपक्ष के सवाल वैसे के वैसे बने हुए हैं। देखिए, विपक्ष के सवाल वही रहेंगे क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर जो परंपरागत तरीके से बनाया जाता रहा, यूपीए 1, यूपीए 2 में भी पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता रहा और सहयोगी पार्टियां तक कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाए रखती थी कि जब तक पानी सर से न गुजर जाए तब तक हम ईडी और सीबीआई के दायरे में नहीं आने चाहिए। लालू प्रसाद यादव, जिनके ऊपर करप्शन के इतने चार्जेस चल रहे थे, इन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मनमोहन सिंह ने एक अध्यादेश जारी करवाया था कि 2 साल की सजा अगर किसी को हो जाती है तो वो उस सजा के बाद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार दबाव इतना ज्यादा, क्योंकि राजद दबाव बना रही थी कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, लालू यादव अगर जेल चले गए, फिर चुनाव नहीं लड़े, तो फिर ऐसी स्थिति में हम आपका समर्थन नहीं करेंगे और हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कई और पार्टियां हैं। लेकिन उस समय राहुल गांधी को किसी ने कह दिया कि देखो, ये बड़ा समय है, इसमें आप क्रांतिकारी बन सकते हो। अध्यादेश की प्रतियां फाड़ी और उसके बाद मनमोहन सिंह बैकफुट पर आए और फिर अध्यादेश वापस लिया गया। लेकिन हमेशा से, चाहे डीएम के खिलाफ हो, कार्रवाई होनी थी, लेकिन डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये डी राजा फंसा हुआ था 2G स्पेक्ट्रम मामले में, उसी तरीके से कनिमोझी फंसी हुई थी। तो इन लोगों ने पहले से ये परंपरागत तरीका बना लिया है कि अगर राजनीति में सरवाइव करना है तो घोटाला करते हो उसको छिपाने के लिए सरकार को अपने चंगुल में रखो। और रीजनल पार्टियां जितनी है वो सब अपने आप को मजबूत ही इसलिए करती है कि केंद्र में हमारी भूमिका होनी चाहिए। अगर केंद्र में हमारी भूमिका नहीं रहेगी तो फिर केंद्र सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देगी। लेकिन इन लोगों को शायद ये भ्रम हो गया कि पीएम मोदी के ऊपर भी ऐसे ही पॉलिटिकल प्रेशर डालेंगे, क्योंकि ये जो विक्टिम कार्ड खेलते रहते थे, अपने समर्थकों को बेवकूफ बनाया करते थे कि देखो, हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है। इन लोगों ने सारे समय में यही नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की और पीएम मोदी ने इसका जवाब भी दिया। हर बार वो जवाब नहीं देते, लेकिन जब बार बार ये यही दोहरा रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, ये लोग ईडी के खिलाफ इस बात को लेकर कि देखिए, सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, समन भेजा जा रहा है, करप्शन के चार्जेस सब पर लगाए जा रहे हैं। तो उस समय भी इन लोगों ने यही कहा था कि देखिए, विपक्षी पार्टियों के नेताओं की लिस्ट और भारतीय जनता पार्टी के नेता की लिस्ट तो बहुत छोटी है, 1-2 कहीं कहीं मिल जाते हैं, उन लोगों का नाम आ जाता है और हम लोगों की पार्टियों के सारे नेताओं को जेल के अंदर डाला जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों ने कई आंकड़े छिपा लिए। लोगों को लगा कि सही बात है, कुछ लोग जो भ्रमित हो सकते हैं उनको लगा कि लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और तब पीएम मोदी को बोलना पड़ा आंकड़ों के साथ कि देखिए, जितने ईडी के पास केसेस हैं, 5000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी तक 2014 के बाद से 97,000 करोड़ की संपत्ति, लगभग 1 लाख करोड़, ये छोटी मोटी रकम नहीं है।
1 लाख करोड़ की संपत्ति अगर जब्त करके ईडी सरकार को दे रही है तो उसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? उसका उपयोग जनता के भलाई के लिए किया जा रहा है, योजनाओं में खर्च किया जा रहा है। और उसके अलावा भी करीब 70,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है जिसको आप बेच नहीं सकते। ये सारे घोटालेबाजों की संपत्ति है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है, बार बार कहती है कि हमारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो ईडी की जितनी भी कार्रवाई है उन्होंने बताया कि देखिए 3% कार्रवाई जो है ये केवल पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खिलाफ है और 97% का जिक्र ये लोग क्यों नहीं करते? इसको बताना चाहिए कि इस बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसको बताना चाहिए। तो ये लोग ये नहीं बताएगा, ये लोग उसका उपयोग दूसरे तरीके से करेगा कि नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, पंजाब नेशनल बैंक का घोटालेबाज भाग गया। अब ये घोटाले जो हुए थे ये हुए थे 2014 से पहले के, और कार्रवाई जब शुरू हुई तो ये लोग कहता है कि इन लोगों के घोटाले भी इसी समय हुए थे। ये तो नैरेटिव क्रिएट करने की सोच है इन लोगों की। लेकिन इन सब आंकड़ों के बाद जब सारी बातें सामने आई है तो पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि भाई करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, चाहे जो हो। पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, ये कोशिश करेंगे और ये कोशिश करते भी हैं। अभी देखिए चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, 21 दिन तक बाहर आकर चुनाव प्रचार करो। और चुनाव प्रचार करने के दौरान अरविंद केजरीवाल का कोई भी ऐसे सभा नहीं होगी, कोई भी रैली नहीं होगी, कोई भी रोड शो नहीं होगा जिसमें उसने नहीं कहा कि हमको राजनीतिक बदले की भावना से गिरफ्तार किया गया है। सुनीता केजरीवाल वीडियो बनाए कह रही है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये राजनीतिक बदले की भावना से है, ये साजिश की जा रही है। साजिश कौन कर रहा है? घोटाला करने वाला, या साजिश वो कर रहा है जो घोटाले के सबूत इकट्ठा कर रहा है? क्योंकि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है इतने सालों में 2014 के बाद से ये बार बार कहते हैं कि कार्रवाई में तेजी क्यों हो गई। अब एक्शन बेहतर करना ये कोई गलती होती है? कोई सरकार अगर एक्शन ले रही है तो वो भी गलती है। आपके पास भी एंटी करप्शन ब्यूरो है, हर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में भी आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, पंजाब में आप लोगों की सरकार है, दिल्ली में आप लोगों की सरकार है। दिल्ली की बात तो छोड़िए क्योंकि यहां एसीबी भी केजरीवाल के पास नहीं है। देखिए सबसे जो संसद में देखने को मिला था, इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ जो पूरा विपक्ष एकजुट रहा था, जो हल्ला बोल किया था, और उसका जवाब जो पीएम मोदी ने दिया था कि यहाँ पर जो मामलों का खुलासा है खुद विपक्ष ही करता है और यूनिटी दिखा रहे हैं ये अब, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने वाला भी कांग्रेस का ही नेता था। देखिए इस बीच जो है विपक्ष के नेता, विपक्ष की एकजुटता एक मुद्दे पर ज्यादा दिखाई पड़ती है और वो है ये करप्शन के खिलाफ पीएम मोदी का अभियान। क्योंकि डर इसी बात का है, ये जो दूसरे मुद्दे हैं वो उस मुद्दे को ढकने के लिए हैं, छिपाने के लिए हैं कि करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई को कैसे रोका जाए, पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर रोका जाए, लोगों को इस बात के लिए भ्रमित करके रोका जाए। और इसी के लिए क्या कहा जाता है, पीएम मोदी तानाशाह हैं। तानाशाह होने का तमगा जो देता है ये लोग, उसके पीछे भी यही कारण है कि देखो किसी भी नेता को छोड़ नहीं रहे, सबको जेल भेज रहे हैं। सबको जेल भेज रहे हैं वो करप्ट नेता है या फिर जेल जाने वाला कोई बेगुनाह साबित हो चुका है। लेकिन ये विपक्षी पार्टियां जब जब मोदी का नाम लेती हैं कि ईडी इनके इशारे पे काम करता है, लेकिन अदालतों पर भी ये सवाल खड़ा होता है फिर तो, क्योंकि अदालतें ही इनको ना ही जमानत देती हैं ना ही किसी तरह की राहत देती हैं। देखिए सबसे बड़े बात तो ये है कि अगर ईडी मोदी के इशारे पर काम करता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है। ये लोग जबरदस्ती ये बात बोलते हैं और इस पर डिस्कशन होता है और इसको निगेटिव लिया जाता है। सरकार की एजेंसी है, वो सरकार के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं और सरकार की एजेंसियां सरकार के अंतर्गत होती है। तो वो अगर पीएम मोदी के इशारे पर काम कर रहा है तो गलत काम कर रहा है, उसका विरोध किया जा सकता है।
वो अगर सही काम कर रहा है तो लोगों को यह सोचना चाहिए कि यह सही काम कर रहा है। तो ये एक मुहर लगता है कहां कि सही तब माना जाएगा जबकि इन सबूतों के आधार पर अदालत ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को सपोर्ट करेगी। तो वहां पर से यह कहा जा सकता है कि ईडी अगर पीएम मोदी के इशारे पर भी काम कर रही है तो वो गलत काम नहीं कर रही है। अगर गलत काम कर रही होती अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर होता, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर होता, या फिर हेमंत सोरेन को तुरंत ही गिरफ्तार ही नहीं किया जाता, उसको आरोप मुक्त कर दिया जाता। जमानत आपको इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देता है कि आप आरोप मुक्त हो गए। लालू यादव भी जमानत पर ही बाहर चल रहे थे। जब चारा घोटाला में सजा हुई उससे पहले भी जमानत पर ही थे, लेकिन सजा हुई, जेल गए। उसी तरीके से अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे हैं। नेशनल हेराल्ड केस 2012 से अब तक चल रहा है और 2012 से अब तक इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। ईडी का काम क्या है और सीबीआई का काम क्या है? क्योंकि ईडी जो पूछताछ कर रही है वो नेशनल हेराल्ड में मनी ट्रेल की जानकारी ले रही है कि जो 50 लाख रुपया यंग इंडिया के पास आया वो कहां से आया, उसके सोर्सेस क्या थे। राहुल गांधी ने तो दिया नहीं, ये लोग तो 5-5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किए और 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अगर किसी के पास 5,000 करोड़ की संपत्ति आ जाती है तो ये तो सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाली कंपनी को 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके हड़प लिया गया, तो ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या है? अगर सामान्य तरीके से भी देखा जाए तो नेशनल हेराल्ड का मामला जो चला उसके पास अगर 50 करोड़ रुपए का कर्ज था तो वो कर्ज लेने के लिए कांग्रेस के पास गया और कांग्रेस पार्टी ने उसको 50 लाख रुपए का लोन दिया और फिर माफ कर दिया सिक्योर्ड लोन मान के, और उसके बाद वो सारा शेयर उसका एक दूसरी कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में डाल दिया, जिसमें 76% का शेयर होल्डर कौन? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 38% दोनों के पास। लेकिन अगर 50 करोड़ रुपए की उसको जरूरत है और उसके पास 5,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो एक मोहाली का ऑफिस बेच देगा, 50 करोड़ रुपया लोन दे देगा वो किसी को। उसके लिए ये 2,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग दिल्ली में आईटीओ के पास, वो भी किसी और को दे देगा। ये तो सामान्य तरीके से दिखता है कि ये लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कॉन्स्पिरेटर हैं। तो इसलिए एक एक जितने भी घोटाले अभी चल रहे हैं और जिन लोगों का नाम इसमें शामिल है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, अभी कुछ और नाम आना बाकी है क्योंकि ये जो कार्रवाई की दिशा बदली है तो तमिलनाडु में ये डीएम के फाइल्स खुल रहे हैं जिसके पूरे काले चिट्ठे रखे हुए हैं और एक एक करके सीबीआई के पास भी पहुंचा है। वो एनालाइज कर रहा है कि कैसे इन लोगों का उसमें नाम जो आया है, जैसे डीएमके में मतलब स्टालिन का परिवार, पूरा परिवार उसमें फंसा हुआ है कि आपके पास कहां से 2,000 करोड़ की संपत्ति आ गई, कौन सा बिजनेस कर रहे थे। ये एक एक व्यक्ति कन्नीमोजी से लेके एमके स्टालिन से लेके एमके अलागिरी से लेके उदयनिधि स्टालिन तक, ये पूरा का पूरा परिवार के पास इतनी 2,000 करोड़ की संपत्ति, और जिसमें आपका नाम कहीं कहीं नहीं कई जगह पर है कि किस प्रोजेक्ट में आपने कितना कमीशन खाया। तो एक एक जो नेता हैं विपक्ष में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता नहीं हैं जो करप्ट रहे हैं, और जो करप्ट रहे हैं वो उसके ऊपर भी छापेमारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो ये कहता है कि वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले जो नेता दूसरे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। पंजाब में अरविंद सिंह जो कि चुनाव से पहले शामिल हुए थे, चुनाव के समय ही उसके घर पे छापेमारी हुई, वो हथियारों के दलाली में पाए गए। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी के बैकग्राउंड, किसी के हर चीजों को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको पार्टी में शामिल करेगा। कांग्रेस में था तो वो बढ़िया, अब भाजपा में चला आया तो वो करप्ट हो गया। तो बात है करप्शन पर चर्चा करने की। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं कहा जाता, या फिर पीएम मोदी ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये कार्रवाई होगी लेकिन आप पकड़ के तो दो। जैसे कि आप लोगों के खिलाफ शिकायत कोई ना कोई करता है और शिकायत करने के बाद ही कार्रवाई होती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितनी भी शिकायतें आई है सब कहीं ना कहीं से आई है, ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं ने किया है। तो शिकायत तो पहले करो। शिकायत ही नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जहां तुम्हारी सरकारें हैं वहां एंटी करप्शन ब्यूरो तुम्हारे पास है, तुम वहां भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई करवाओ।
कोई रोका है? किसी ने नहीं कहा कि आप कार्रवाई क्यों कर रहे हो। अगर कार्रवाई करो, कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में जाने के बाद आप अगर उस नेता को हिरासत में रखे रहे, उसके खिलाफ सबूत देते रहे, तो कहा जाएगा कि हां ये भी करप्ट पार्टी है, इसके भी कई नेता जेल जा रहे हैं। लेकिन आप कर नहीं पाते। आप क्या करते हो? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ केस करवा दोगे, किसी लड़की से केस करवा दोगे, रेप चार्जेस लगवा दोगे, उसके खिलाफ केस करवा दोगे कि मारधाड़ कर रहा है, उसके खिलाफ केस करवा दोगे कि सरकारी कर्मचारी के साथ बदतमीजी किया। ऐसे छोटे छोटे घटिया आरोप लगाकर किसी को परेशान करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ेगी तो लोग तो समझ जाएंगे कि यह केस फर्जी है, यह परेशान करने वाला है। इसलिए अभी बड़ी कार्रवाई होने वाली है, एक दो नहीं, तकरीबन जो ईडी के रडार में अभी तो 95 नेता हैं, जिन लोगों की लिस्ट सबके पास है, जिसको बताया गया है कि किस पार्टी के कितने नेता हैं जो ईडी जिसके इन्वेस्टिगेशन पहले से कर रही है, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, अभी और नाम जुड़ने वाले हैं। और जिस गति से ईडी और सीबीआई लगातार करप्शन के खिलाफ एक क्रूसेडर बना हुआ है, उसमें तो लगता है कि मोदी का तीसरा कार्यकाल, माना जा रहा है कि मोदी आगे अब तीसरा कार्यकाल के बाद तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन ये तीसरे कार्यकाल में वो जो करने वाले हैं, इन लोगों को समझ में आएगा कि इससे बुरा दौर इन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने प्रवोक किया, बताया कि आप कमजोर हो, सीटें कम आ गई है, आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। अब लो, जब आपने प्रवोक किया तो उसका अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा, और इस अंजाम के लिए तैयार है। अब यह कार्रवाई रुकेगी नहीं। अब जब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी हिरासत में नहीं आते, ये सीबीआई और ईडी का ये जो गिरफ्तारी की लिस्ट है, ये पूरी नहीं होगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष यहां पर केंद्र सरकार पर लंबे वक्त से निशाना साध रहा है और आरोप लगा रहा है कि विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मंत्रियों, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और टीएमसी के मंत्रियों, ईडी और सीबीआई की तरफ से की गई गिरफ्तारियां हैं। लेकिन मोदी के तेवरों से साफ है कि भ्रष्टाचार किया है तो सजा जरूर मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।